हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मौजूद हैं इस वीडियो में और हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। अब इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है, अगर आप लोगों ने पहले वो क्लासेस नहीं देखी हैं तब इस क्लास को देखिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। इससे पहले की क्लासेस में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता चुका हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि पहला चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12th का। इसमें हमने आवेश के बारे में आप लोगों को बता दिया था, बल के बारे में बता दिया था, उसके बाद में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता दिया था, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बता दिया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और जो है जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है दो डेरिवेशन, मतलब एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के कारण उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जिसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन निकालना। तो वो दोनों आपको बता चुका था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव का छोटा सा पार्ट बचा है। अगर किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, और भी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के बारे में। ठीक है, तो मेरा नाम है शावेज खान, आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 10th 11th और 12th के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हाइट वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर दबा देना है। मैं आप लोगों को इतना क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप लोग को इतना पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मैं करवा रहा हूँ आपको। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और जितने भी जानने वाले हैं सबको शेयर करना है। कम से कम जितने तुम लोग पढ़ते हो क्लास 12th में 5 दोस्त तो होंगे ही ना, 5 लोगों को कम से कम शेयर जरूर करना है वीडियो, ठीक है ना। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए क्या पढ़ना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल। अब मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं। अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसका मतलब उसकी जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, इस तरह से समांतर सा होंगी और एक समान दूरी पर होंगी। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र को। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई द्विध्रुव रखा है। अब द्विध्रुव तो कैसे भी रखा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि सीधे सीधे रखा हो। मान लिया ऐसा कोई रखा है द्विध्रुव, ठीक है। अब द्विध्रुव होता क्या है, उसके एक तरफ होता है प्लस क्यू चार्ज और एक तरफ क्या होता है माइनस क्यू चार्ज, दोनों सेम होते हैं। और बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं 2l, तो अभी भी हम लोग क्या मान ले रहे हैं 2l दूरी मान ले रहे हैं। अब हमसे कहा गया है इस पर लगने वाला द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगेगा। देखो द्विध्रुव होता क्या है, कोई डंडी थोड़ी ना है द्विध्रुव, जिस तरह से यहाँ पे दिखी है। वो तो बस हमने तुमको समझाने के लिए बता दिया है कि दो आवेश पास पास रखे होते हैं और विपरीत चिन्ह के होते हैं और सेम आवेश होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव बोल देते हैं। अब यहाँ पे द्विध्रुव पर एक तरह से देखा जाए, द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि उसमें एक चार्ज प्लस वाला होता है और एक चार्ज माइनस वाला होता है जो कि सेम होता है। अब द्विध्रुव पर बल की बात करें, द्विध्रुव पर बल लगने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों चार्ज पर लगने वाला टोटल बल। देखो अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो उस पर एक क्या लगता है, बल लगता है। मैंने आप लोग को बताया था, एक फॉर्मूला बताया होगा जब मैं बता रहा था, ई बराबर बताया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, द्विध्रुव वो आवेश पर लगने वाला बल अपॉन वो आवेश। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा, Q को इधर भेजोगे तो द्विध्रुव पर जो कोई भी आवेश पर अगर वो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो बल लगता है Q इंटू ई। ध्यान रखना, अगर वो प्लस आवेश है तो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अगर कोई आवेश माइनस है तो बल उसके वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो अब इस आवेश की बात करते हैं, ये आवेश प्लस Q है, प्लस Q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और कितना लगता है, Q इंटू ई। तो यहाँ पर आवेश लगेगा Q इंटू ई। और इस वाले की बात करते हैं, ये भी Q है, इस पर भी आवेश कितना लगेगा, Q इंटू ई, लेकिन दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा होगी। कितनी होगी, Q इंटू ई। तो अब अगर हम कुल बल की बात करें तो जो कुल बल होगा वैद्युत द्विध्रुव पर, जिसको अगर हम F मान ले, तो अगर हमको कोई बल निकालना होता है, बल एक होती है सदिश राशि। क्या होती है बल, सदिश राशि। अगर दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो सीधे सीधे उनको क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। अगर दो सदिश विपरीत दिशा में हैं तो कुल उसका टोटल क्या निकलेगा, माइनस। कैसे, अगर ये मैंने एग्जांपल बता चुका हूं आप लोगों को पहले भी, अगर ये कोई क्या है मार्कर है, इस पर मैं इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं और इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो ये किधर बल जाएगा, इधर 5 की तरफ जाएगा कि 10 की तरफ जाएगा, 10 की तरफ जाएगा ना। और वो भी कितना टोटल बल लगेगा, इधर 10 लगाया और इधर 5 लगाया, तो ओवरऑल जो बल लगेगा इधर ही लगेगा। कैसे पता चला, 10 वाले में से माइनस वाले 5 वाले को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब अगर दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो उनका कुल बल क्या होता है, एक में से दूसरे को माइनस कर दो। अगर इसको तुमने F1 नाम दे दिया है और इसको नाम दे दिया है तुमने F2, तो तुम्हारे पास में इधर वाले में से किसी को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे F1 माइनस F2 कर दो, तो देखोगे यहाँ पे ये भी QE आ रहा है और ये भी QE आ रहा है, तो QE में से QE गया 0। तो मतलब द्विध्रुव को अगर तुम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखोगे
तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, 0 होगा। ये तुमको प्रूव करने के लिए पेपर में आता है, छोटी डेफिनेशन में 2 नंबर में आ जाता है। इसलिए आप लोग जो है नोट्स को बिल्कुल अच्छे से अपने हाथ से कॉपी में बनाइए, यानी कि खाली कहानी सुन रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और समझ के पढ़िए। तो मैंने आप लोगों को बताया द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगता है, 0। अब साथ में पूछता है बल आघूर्ण क्या होता है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण अलग चीज है और बल आघूर्ण अलग चीज। द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, अभी तो पहले बल आघूर्ण बता देता हूँ, उसके बाद में द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण तुम्हारा 11th क्लास का एक टॉपिक है, बल आघूर्ण। अगर देखो दो बल, अगर दो बराबर बल कहीं पे लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो देखो यहां पे क्या होगा, यदि दो बराबर तथा विपरीत दिशा में किसी वस्तु पर बल लग रहे हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण एक बल तथा दोनों तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये कहानी जो मैंने लिखी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो बल लग रहे हैं और दोनों क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो तुमको अगर बल आघूर्ण निकालना है तो क्या करो, कोई भी एक बल ले लो और मल्टीप्लाई कर दो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को। यहाँ पे ध्यान रखना, लंबवत दूरी लगा है, दोनों बलों के बीच की दूरी नहीं, लंबवत दूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यही था तुम्हारा, ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर इस तरह से इसमें एक आवेश, एक विद्युत द्विध्रुव रखा था, इधर प्लस क्यू था, इधर माइनस क्यू था, इस तरफ लग रहा था बल क्यू इंटू ई और इस वाले पर बल इस साइड लग रहा था क्यू इंटू ई। तो ये दोनों बल हो गए ना, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और दोनों सेम बल हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पर रख रहे हैं, तो बल आघूर्ण क्या होगा, एक बल मल्टीप्लाई इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अच्छा, इन दोनों के बल के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ जरा लाइन को, ठीक है, तो इसको जरा यहाँ पे बढ़ाओ, तो देखा जाए एक तरह के इन दोनों बल, ये बल की रेखा ये है और इस बल की रेखा क्या है, ये, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या हुई, यही तो हुई ना, ये वाली दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हुई वही तो लंबवत दूरी हुई। तो इस दूरी को निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो अगर ये एंगल क्या है, ये लाइन क्या है, 2l है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, द्विध्रुव की दूरी क्या है, 2l है, द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये एंगल तुमको दिया ही होगा कि जो है द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से इतने एंगल पर है, इतने एंगल पर है, तो मान लिया अभी कितने एंगल पर है, थीटा, तो ये वाली दूरी तुम नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे, देखो ये एक तरह से क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया एक तुम्हारा त्रिकोणमिति वाला जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये लंब है तुम्हारा, और ये कर्ण दिया है। अगर लंब दिया है और तुमको कर्ण दिया है और लंब निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, साइन थीटा लगेगा कि कॉस थीटा लगेगा। देखो यहाँ पे तुम साइन थीटा लगा सकते हो लंब बटे कर्ण लगा के। कैसे, देखो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यही निकालना है तुमको, इसको हम मान लेते हैं चलो अभी x, और कर्ण कितना दिया है 2l, तो यहाँ से x बराबर क्या निकाल लोगे, ये 2l इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी तुम्हारी क्या आ गई, 2l साइन थीटा आ गई, ठीक है। और एक बल ये हो गया, तो इसको बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर तुम्हारा हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या बताया, एक बल, तो एक बल क्या हो गया, क्यू ई हो गया, और इनके बीच की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको तो कुछ और लिख सकते हो आगे। अभी हमने तुमको एक चीज़ बताया था, अगर हम यहाँ पे इसको एक काम करें, जैसे ये Q को पहले लिख दें और 2l को इसके बगल में लिख दें और E को यहाँ पे लिख दें और साइन थीटा यहाँ लिख दें, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस खाली हमने क्या किया, E को इधर कर दिया है और 2l को इधर कर दिया। तो देखो ये चीज़ तो तुम्हारी जानी पहचानी है। ये चीज़ क्या है बताओ ज़रा,
ये चीज़ है एक आवेश और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते थे, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से। किससे डिनोट करते थे, पी से। और ये क्या है, ई। ये हो गया तुम्हारा पीई साइन थीटा। क्या है, पीई साइन थीटा। बलागुण क्या हो गया, पीई साइन थीटा हो गया। और बलागुण एक सदिश राशि होती है, तुमको बता चुके हैं हम। अगर कहीं पे लिखा है कोई दो राशियां हैं, उनके बीच में मल्टीप्लाई और कॉस थीटा लगा है, तो वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। या इसी को अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ के ऊपर सदिश लगा देंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी क्रॉस ई। क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। ये 11वीं क्लास की बातें हैं सदिश वाली। तो देखो ये भी आंसर सही है, ये भी तुम्हारा सही है और ये भी सही है। देखो ये क्या है, पीई साइन थीटा है। क्या है, पीई साइन थीटा। और ये भी क्या है, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई का मतलब यही होता है, जब यहाँ पे सदिश हटाओगे तो पीई साइन थीटा ही होता है। अगर यहाँ डॉट लगा होगा तो डॉट हटाओगे तो पीई कॉस थीटा होता है। तो बात समझ में आ गई। अब इसको ये ध्यान रखना है, ई क्रॉस पी मत लिख देना। देखो ये अगर तुम सोचो कि लो हम ई पहले लिख दें और पी बाद में लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा सवाल तुम्हारा। ये वाला सही है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, पी क्रॉस ई अलग चीज है और ई क्रॉस पी अलग चीज है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसकी दिशा कैसे निकालोगे। दिशा देखो इसकी क्या होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे लिखा है E, तो तुम P की तरफ उंगलियां रखो और P से कहाँ पे जाओ, E पे जाओ। तो जिधर अंगूठे की दिशा होगी वही तुम्हारी बलागुण की दिशा होगी। जैसे ये है तुम्हारा, एक बल ले लिया तुमने, तो P किधर है, P की दिशा क्या होती है पहले बताओ, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है ना P की दिशा। अरे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक की दिशा होगी, ऐसे होगी पी की। और जो है तुम्हारा ई किधर है, ई की दिशा इस साइड है, तो पी से ई तक जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा तुमको। कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे। तो ऐसे जाओगे जब तुम पी की दिशा ये हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ई की दिशा क्या है ये, तो इधर से इधर आना पड़ेगा तुमको, ऐसे ऐसे आना पड़ेगा। ऐसे आओगे तो अंगूठा क्या जाएगा, अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अंदर की तरफ घुमा रहा है। इसको अंदर और बाहर की तरफ समझ सकते हो, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही बता सकते हो। तो ये इस तरह पी की दिशा है और ये ई की दिशा है, तो पी से ई जाने में एक तरह से घड़ी की दिशा में तुमने चले ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसकी दिशा या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की। अगर यहाँ पे प्लस के ऊपर लिखा है तो तुमने जो है माइनस से प्लस हो गई दिशा, पी की दिशा ये हो गई और ई की ये हो गई, तो ऐसे घूमे तुम उंगलियां तुम्हारी, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता तब पी की दिशा ये हो जाती। जब पी की दिशा ये हो जाती तुम्हारी फिर, और ई इधर वाले, तो ऐसे घूमते तुम, ऐसे घूमते तो कौन सी दिशा हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। बात समझ में आई। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। ये हो गई दिशा तुम्हारी द्विध्रुव आघूर्ण की। फॉर्मूला द्विध्रुव आघूर्ण का ये हो गया। दिशा बहुत कम पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण की तुमसे, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कोई भी एक बल और दोनों बलों के बीच की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी लेनी, इसके मल्टीप्लाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। इसका यूनिट देखना है तो यूनिट भी देख सकते हो। कैसे देखोगे, द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हुआ है, एक बल लिया गया है और दोनों बलों के बीच की दूरी ली गई है। तो बल का यूनिट तो जानते हो तुम लोग क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इसकी यूनिट। बस इतना काफी है समझने के लिए आप लोग, तो नोट कर लीजिए इतना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, गॉस का थ्योरम पढ़ते हैं फिर, ठीक है। देखिए गॉस की थ्योरम पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है मैंने ये नहीं पढ़ाया है, अब हो सकता है पढ़ा भी दिया हो, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, फिर से अगर वो भी पढ़ा भी दिया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज हमको समझना है, सतत आवेश वितरण। उसमें सतत आवेश वितरण का मतलब क्या हुआ, अगर आवेश को हम किसी वस्तु पर एक समान रूप से बांटें, मतलब उस पर बिथरा दें आवेश को, फैला दें एक समान रूप से आवेश को, तो उसी को बोलते हैं आवेश वितरण। वस्तुएं कितने तरह की हो सकती है, या तो एक वस्तु हो सकती है बिल्कुल सीधी सीधी लंबी वस्तु हो, उसको बोल देंगे 1D में वस्तु है, 1 डायमेंशन है, लंबाई है उसकी सिर्फ, तो लंबाई पर आवेश को बांटना। फिर क्या हो सकती है वस्तु, क्या हो सकती है, एक सरफेस के टाइप की हो सकती है, जैसे ये बोर्ड है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो एक पूरी सरफेस हो गई। तो सरफेस को तुम, सरफेस पे आवेश को तुम क्या कर सकते हो, बिथरा सकते हो, बांट सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। या तो तुम क्या कर सकते हो, पूरी 3D वस्तु है, जैसे कोई एक बॉल हो गई, बॉल समझते हो ना, बॉल, बैट बॉल खेलने वाली बॉल, उस तरह के, उसके अंदर अगर तुम आवेश, ठोस से बॉल मान लो, उसके पूरे घनत्व के अंदर तुमने आवेश को क्या दिया है, कर दिया है, बिथरा दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो क्या कहते हैं 3D में बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवेश घनत्व बोलते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा 3D में। तो एक हो गया रेखीय आवेश घनत्व और एक हो गया क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या उसी को पृष्ठ आवेश घनत्व भी बोलते हैं, और एक हो गया तुम्हारा क्या, जो है क्या कहते हैं घनत्व के अंदर जब आवेश को बांटोगे, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के आवेश घनत्व होते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब, अगर कैसे कोई ऐसी वस्तु है, सीधी वस्तु है, इस तरह से लंबी कोई वस्तु है, और इस पर तुमने आवेश को क्या कर दिया, रख दिया। प्लस भी आवेश हो सकता है, माइनस भी आवेश हो सकता है, हमने प्लस प्लस दे दिया है तुमको समझाने के लिए, फॉर्मूले के लिए। तो मान लिया ये कोई वस्तु है, इसकी लंबाई कितनी है, L है,
क्या है, L है। ठीक है, तो इसको तुम क्या, इसके ऊपर तुमने प्लस आवेश जो है बराबर बराबर रूप से बिल्कुल क्या कर दिया है, बांट दिया है, फैला दिया है, इस पर पूरा बिछा दिया है आवेश एक लंबाई के ऊपर। तो आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। क्या होता है, सिग्मा से। तो देखो क्या है, टोटल आवेश को जो है क्या कहते हैं, तुमने क्या कर दिया, लंबाई में बांट दिया है। अगर मान लिया टोटल आवेश क्या था, ये प्लस 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 मिला के पूरा क्यू आवेश था, कितना आवेश था, क्यू। तो टोटल आवेश ऊपर रखो और नीचे किस में बांटा है, लंबाई में बांटा है ना, तो लंबाई में, तो क्यू बाई एल हो जाएगा। तो तुम्हारा रेखीय आवेश घनत्व तो जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ऊपर क्या आएगा, टोटल आवेश, और नीचे कितनी लंबाई पे तुमने बांटा है, तो क्यू अपॉन एल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की यूनिट होती है आवेश, तो मतलब कूलाम पर मीटर। तो मतलब 1 मीटर में तुमने कितना आवेश बांटा है, कितने कूलाम आवेश बांटा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर। और दूसरा वाला तुम्हारा हमने बताया क्या होगा, दूसरा अगर तरीका क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, उसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का मतलब कोई एक पृष्ठ होगा तुम्हारा, पृष्ठ मान लो इस तरह का है, कोई चौकोर पृष्ठ है, इस तरह से चौकोर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, मतलब क्या होना चाहिए, पृष्ठ होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। ठीक है, या तुम्हारा वो भी हो सकता है, जैसे मान लिया कि कोई गोला भी हो सकता है, खोखला गोला। खोखले गोले के अगर तुम सरफेस, खोखला गोले के अंदर तुम हवा में थोड़ी अंदर तो हवा होती है ना खोखले गोले के, तो हवा में तो आवेश को तुम भर नहीं सकते हो, उसके ऊपर ऊपर भर सकते हो सरफेस पे, तो वो भी एक तरह की क्या हो गई, सरफेस हो गई। तो जहां जहां पे सरफेस होगी, जहां जहां पे तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, पृष्ठ होगा, उस पर अगर तुम आवेश बांटोगे, जैसे यहाँ पे तुमने प्लस प्लस आवेश बांट दिया, बराबर बराबर से बांटेंगे, प्लस आवेश एक समान रूप से बांटेंगे, तो इसको क्या बोलोगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठ का मान लिया एरिया क्या है, ए है, गोल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पृष्ठ बताया हमने, इसका एरिया ए है और टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो इसको डिनोट जिस तरह से यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते थे रेखीय आवेश घनत्व को, पृष्ठ आवेश, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिग्मा नहीं होगा, सिग्मा होता है ये, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको डिनोट करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये पृष्ठ आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसमें भी वही होगा, टोटल आवेश ऊपर रहेगा, और तुमने इस बार किसमें बांटा है, लंबाई में तो बांटा नहीं है, इस बार बांटा है पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कुल आवेश क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट पूछ सकता है, यूनिट कैसे बताओगे, देखो टोटल आवेश है, आवेश की यूनिट होती है कूलाम, अपॉन में क्या है, एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितने कूलाम आवेश को तुमने बांटा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व। अब एक तरीका और हो सकता है कि अगर तुमने आवेश को क्या कर दिया, पूरे आयतन में बांट दिया, तो आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई इस तरह की चीज है जो पूरी खोखला गोला नहीं, ठोस चीज है, ठोस चीज के लिए चलो हम इस तरह से दिखाते हैं, तो गोले में समझ में नहीं आएगा कि ठोस है कि क्या है। इस तरह से कोई क्यूब है मान लो, और ये पूरा क्या है, ठोस क्यूब है, और तुमने पूरे में आवेश बांट दिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह आवेश बांट दिया है, सिर्फ सरफेस सरफेस पे नहीं, पूरे ठोस एरिया में, पूरे आयतन में तुमने आवेश को क्या कर दिया है, बांट दिया है। मान लिया टोटल आवेश क्या है, क्यू, इसका वॉल्यूम क्या मान लिया, वी मान लिया। तो इस चार्ज डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं हम लोग, वो डिनोट करते हैं रो से। ये होता है रो का निशान, टी की तरह होता है, हल्का सा नीचे से घुमा हुआ। ठीक है, तो रो में इस बार भी क्या होगा, टोटल आवेश ऊपर आएगा, और तुमने इस बार बांटा किसमें है, आयतन में, तो वो नीचे आ जाएगा। टोटल आवेश क्या है, क्यू, और बांटा किसमें है, आयतन में, तो क्यू अपॉन वी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं रो से। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ऊपर टोटल आवेश है कूलाम, नीचे आयतन है, तो आयतन की होती है मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब हो गई। तो 3 तरह के आवेश घनत्व होते हैं। अगर तुम किसी आवेश को लंबाई में बांटोगे तो उसको डिनोट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व, उसको बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये होता है क्यू अपॉन एल, टोटल आवेश अपॉन में लंबाई। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर तुमने पृष्ठ पे आवेश को बांट दिया है, सरफेस पे बांट दिया, तो टोटल आवेश ऊपर, नीचे सरफेस का एरिया, क्यू अपॉन ए, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। अगर किसी आवेश को तुमने आयतन में भर दिया है बिल्कुल, तो उस पर क्या होगा, टोटल आवेश ऊपर और नीचे टोटल आयतन आ जाएगा, तो क्यू अपॉन वी। सबकी यूनिट अलग अलग होगी, लैम्डा की होगी कूलाम पर मीटर, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और आयतन आवेश घनत्व की क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं गॉस थ्योरम।
देखिए अभी वैद्युत वो गॉस की थ्योरम पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़नी होगी, वैद्युत फ्लक्स। ये वाला पार्ट रह गया था क्योंकि गॉस की थ्योरम में ये इस्तेमाल होगा, इसलिए ये पढ़ना पहले जरूरी है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कहानी लिखी हुई दिख रही है। अगर देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब उसके अंदर से क्या निकल रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं के अंदर अगर तुम कोई एरिया रख दो, एरिया का मतलब रेक्टेंगल रख दो या कोई सर्कल रख दो या कुछ भी रख दो, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो सकती हो, निकल सकती हो, तो उस एरिया के अंदर से लंबवत निकलने वाली, और कोई नहीं, लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस एरिया से, कोई एरिया रखा है उससे निकलने वाली, तिरछी उर्छी नहीं बात हो रही है, किसी एंगल पर निकल रही होती नहीं तो नहीं बात हो रही है, उस एरिया के उस जो है क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले आप लोग को एक चीज और समझना है, उसको मैं बताता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, या बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अब आप लोग कहेंगे एरिया क्या है। देखो अभी तक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एरिया की हम लोग कोई दिशा नहीं दिखाते थे, लेकिन सचमुच में अगर कोई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की भी एक क्या होती है, दिशा होती है। क्या होती है, दिशा। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्षेत्रफल की दिशा समझने का कोई खास वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज होगा इसलिए हम समझा रहे हैं। देखो अगर जैसे मान लो ये कोई एरिया है, क्या है, ये कोई एरिया है, तो इस एरिया की दो चीजें होंगी। एक तो एरिया कोई नंबर बताओगे कि 5 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, एक नंबर बताओगे, और उस एरिया की एक दिशा भी होगी। दिशा क्या होती है किसी एरिया की, किसी एरिया की दिशा होती है उस एरिया के बिल्कुल बीचों बीच में जाओ, उस एरिया के बिल्कुल बीचों बीच में गए, ये बीचों बीच है, और इससे तुमने क्या कर दी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक लाइन खींच दी, और ये क्या होनी चाहिए, इससे लंबवत लाइन होनी चाहिए। तो ये जो दिशा होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। अगर मान लिया हमने इसका एरिया ए है, जो परिमाण है एरिया का, और इसकी दिशा को हमने क्या मान लिया, एन कैप। कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसका काम होता है सिर्फ दिशा दिखाना। तो ध्यान रखो, क्षेत्रफल सदिश की दिशा या तो सीधे तुम बाहर निकाल सकते हो, या सीधे क्या कर सकते हो, अंदर कर सकते हो। तो चाहे तुम अंदर के ले लो, चाहे क्या ले लो, सीधे बाहर की तरफ ले लो। तो अभी हम यहां से इस तरह से दिखाते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ये बाहर की तरफ आया हुआ है। तो ये जो बाहर की तरफ है यही होता है एरिया वेक्टर, या सीधे तुम अंदर की तरफ भी दिखा सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। तो अगर हमको एरिया निकालना हो, एरिया वेक्टर इस तरह से, एक तो तुम क्या बताओगे, साथ में एरिया का परिमाण। परिमाण क्या है, 10 मीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर या 1000 मीटर स्क्वायर, कुछ भी है, वो हो गया परिमाण। और साथ में क्या लिख दोगे, एन कैप, मतलब ये हो गई दिशा। ये कहीं पर इस्तेमाल नहीं होगा, अभी यहाँ पे फ्लक्स में इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इतना समझना है आपको कि एरिया की दिशा क्या होती है। तो किसी भी एरिया की अगर दिशा तुमको पता करना है तो क्या करो, उस एरिया के बीचों बीच में जाओ, पृष्ठ के बीचों बीच में जाओ, और वहां से बिल्कुल बाहर की तरफ एक लाइन खींच दो जो परपेंडिकुलर हो उस पृष्ठ के, और बिल्कुल बाहर की तरफ एक लाइन खींच दो, या अंदर की तरफ भी खींच सकते हो। तो बाहर की तरफ हमने खींच दिया, तो बाहर की तरफ जो लाइन होगी वही दिशा होगी तुम्हारी किसकी, क्षेत्रफल की, वही क्षेत्रफल सदिश होगा। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लिया ये कोई वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, ये है ई वैद्युत क्षेत्र, और कोई मान लो कोई एरिया है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये एरिया तुम्हारा है, ये है डीए। मान लिया एरिया क्या है, डीए। छोटे से एरिया की बात कर रहा हूँ, डीए की बात कर रहा हूँ, डीएस मान लेते हैं एरिया को यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी बुक में डीएस के नाम से दिया है, डीए भी बोल सकते हैं, तुम्हारी बुक में डीएस के नाम से दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया, एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, बिल्कुल क्षेत्रफल के बीचों बीच में जाओ, और सामने क्या निकाल दो, एक लाइन ही निकाल दो। क्या निकाल दो, लाइन निकाल दो। तो ये दिशा तुम्हारी किसकी हो गई, एरिया वेक्टर की हो गई। किसकी हो गई, एरिया वेक्टर की। डीएस की दिशा क्या होगी तुम्हारी, ये हो गई दिशा बाहर डीएस की, ठीक है ना। और ये तुम्हारी दिशा किसकी है, एक तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। अगर मान लिया इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। क्या है, थीटा एंगल है। ये ध्यान रखना, थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, थीटा एंगल इस एरिया के, एरिया और वैद्युत क्षेत्र के बीच में नहीं है। थीटा वेक्टर है एरिया वेक्टर के बीच में और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में। थीटा किसके किसके बीच में कोण है, वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण है और एरिया वेक्टर के बीच में कोण है, थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो परपेंडिकुलर हमको लेना है, तो लाइन जो ऐसे ऐसे जा रही होंगी वाली लाइन, तो ऐसी जो बल रेखाएं जा रही होंगी वो तो लेनी नहीं है हमको। बल रेखाएं कौन सी लेनी है, जो ऐसी ऐसी जा रही होंगी। कौन सी जा रही होंगी बल रेखाएं, जो ऐसी जा रही होंगी, जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो। इस एरिया के परपेंडिकुलर तो वही होंगी ना जो वैद्युत इसके दिशा में होंगी, किसकी, एरिया वेक्टर की दिशा में होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब इस जो गोल गोल दिख रहा है तुमको एरिया, इसके ऐसे ऐसे जानी चाहिए किरणें, ऐसे ऐसे जानी चाहिए
हैं तुम्हारी क्या बल रेखाएं, तो वो बल रेखाएं क्या होंगी, इसके लंबवत होंगी। तो हमको तो कौन सी बल रेखाएं लेनी है, वही बल रेखाएं लेनी है तो जो लंबवत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जो ई है, ई को इधर लाओगे ना, ई कॉस थीटा, इसके जो ये तुम्हारा ई है, ये वाली बल रेखा तुमको नहीं चाहिए, तुमको कौन सी चाहिए, ये वाली। तो ये वाली बल रेखाएं टोटल तो ई जा रही हैं और ये एंगल थीटा बना रहा है, ये 90 डिग्री वाली बल रेखाएं हो गई तुम्हारी। तो ई को इधर जाओगे तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। और बल रेखाएं को क्या बोलते हैं, ई साथ में होगा और ये ds है तुम्हारा, एरिया कितना है, ds है, तो यहाँ पे ds हो जाएगा और साथ में क्या लगा दोगे, cos थीटा लिखा दोगे। तो इसको क्या लिखा सकते हो तुम, फ्लक्स को लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो फ्लक्स का होता है डिनोट करते हैं फाई से। अब यहाँ पे ई भी लिखा होगा कहीं कहीं पे तुम्हारे पास, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ds cos थीटा। अब तुम लोग कहोगे यहाँ पे हमने ई क्यों लगाया है, क्योंकि देखो अभी तुम लोग एक मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होती है, जिस तरह यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वहाँ पे होती है चुंबकीय बल रेखाएं, तो वहाँ पे एक और फ्लक्स आता है चुंबकीय फ्लक्स, और ये कौन सा है, विद्युत फ्लक्स। तो इसीलिए यहाँ पे ई लगा है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, तो फाई ई का मतलब क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स, उसका फॉर्मूला होता है ई ds cos थीटा। अच्छा, इसका अगर हमको वो वाला फॉर्म लिखना है वेक्टर वाला, तो देखो हमने बताया तुमको अगर cos थीटा लगा है किसी के बीच में तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ई डॉट ds लिख सकते हो तुम, ई डॉट ds लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा किसका, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी तो एक बड़ा सा तुम्हारा एरिया है, लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा एरिया ले लें। ये एरिया एक समान है, क्या है तुम्हारा एरिया, एक समान एरिया है, क्या है तुम्हारा, एक समान एरिया। तो इसको सही से अगर लिखना चाहो तो तुमको फाई को इस तरह से भी लिख सकते हो, फाई ई को लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा उस केस में। किस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जब मान लो तुम्हारा एक गोला है, अब गोले से निकलने वाला फ्लक्स बताना है, तो पूरा गोला तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो हम क्या लेंगे, गोले पर एक छोटा सा पार्ट लेंगे और छोटे से पार्ट की वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है उस छोटे का पार्ट को जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे, पूरे गोले का हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्लक्स। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि छोटी कोई चीज़ अगर छोटी सी है, छोटी 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 चीज़ों को जोड़ के बिल्कुल एक बड़ी चीज़ कर देता है फिजिक्स में। क्योंकि क्या होता है देखो, अगर पूरा गोला एक साथ लोगे तो बिल्कुल उसकी बल रेखाएं हर जगह पे क्या होंगी, अलग अलग होंगी, और हर जगह का एरिया भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम एक छोटा सा बिल्कुल एरिया ले लेंगे और उसी एरिया को जोड़ जोड़ के पूरे गोले का एरिया बना लेंगे, या गोले के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो जो क्या हो, काफ़ी बड़ी हो, और हमको क्या निकालना हो, उसमें निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना हो, तो हम कुल फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल पाते, हम लोग कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, छोटा छोटा जोड़ जोड़ के वो बड़ा पार्ट हो जाता है, टोटल हो जाता है, और वहाँ से निकलने वाला फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई ds, ई डॉट ds। तो फॉर्मूला ये भी होता है तुम्हारा। ये क्या होता है, ये तो साफ साफ अगर तुमको कोई बड़ा एरिया दिया है तो निकाल लोगे, एक तरह का एरिया दिया है तो यहाँ पे जैसे एक ही तरह का एरिया दिया था, बिल्कुल यहाँ पे कुछ बदलाव तो था नहीं, सीधे सीधे निकाल दिया हमने। अगर कोई एरिया ऐसा दिया है जिसमें कई सारे पृष्ठ हैं, क्या है, कई सारे पृष्ठ हैं, जैसे मान लो तुमको ये वाला एरिया दे दिया गया इस तरह से, अब इसको रख दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इससे निकलने वाले तो इसमें तो कई पृष्ठ हैं, एक तो इससे भी जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक ये भी पृष्ठ है तुम्हारा, ये भी पृष्ठ है और ये भी पृष्ठ है, तो अलग अलग तरह के पृष्ठ है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि दो फॉर्मूला, एक ये वाला याद रखो इंटीग्रेशन ई डॉट ds और एक होता है ई ds cos थीटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स। और इसकी परिभाषा क्या होती है, एक तरह से समझने का तरीका क्या है, वैद्युत फ्लक्स कुछ भी नहीं है, बल रेखाओं की संख्या है। कौन सी बल रेखाओं की संख्या, जो किसी एरिया के लंबवत जा रही हो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया है और एरिया के मान हो गया ds, और इनके बीच का एंगल अगर cos थीटा है। ध्यान रखना, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, थीटा है कोण किसके किसके बीच का, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। बात समझ में, इसकी अगर यूनिट देखना है तो यूनिट क्या होगी, एक तो वैद्युत क्षेत्र है तुम्हारा, वैद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। और ds एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एक तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और तुमको पता है इसी को बोलते हैं, देखो न्यूटन मीटर पर कूलाम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और एक मीटर और बचा तो वोल्ट मीटर भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछ लेता है तुमसे कि जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होती है या वोल्ट मीटर भी होती है। तो ध्यान रखना, दोनों यूनिट होती है इसकी। तो ये हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं गॉस थ्योरम।
अच्छा देखो एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं गॉस नियम, ठीक है ना। बार बार रह जा रहा है लेकिन क्या करें, ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना पड़ रहा है। देखो बोर्ड में 100% इस तरह के सवाल आते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है। देखो तुमको दिया है एक विद्युत क्षेत्र दिया है, अब सदिश रूप में दिया है तुमको, ये नहीं दिया है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 न्यूटन पर कूलाम, 10 मीटर पर कूलाम, अब कुछ सदिश रूप में दिया है। 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम भी होता है इसकी यूनिट विद्युत क्षेत्र की, और वोल्ट पर मीटर भी होती है। अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक सदिश रखा है तुम्हारे पास में, सदिश एक क्षेत्रफल रखा है, उसका क्षेत्रफल कितना है 5 × 10⁻³ और सामने जे कैप भी लिखा है। अब सदिश रूप में सब कुछ दिया है, तुमसे कहा उससे गुजरने वाला फ्लक्स। अगर तुमको सीधे सीधे एक एरिया दे देता और एक दे देता विद्युत क्षेत्र, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता और दोनों के बीच का एंगल दे देता थीटा, तो ई लगा देते, एस लगाते, कॉस थीटा लगाते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखो सदिश रूप में दिया है, तो देखो शॉर्टकट में तुमको समझा देता हूँ, ये आई कैप, जे कैप, जेड कैप, वो के कैप होता क्या है। देखो तुमको पता होगा एक क्या कहते हैं, ये पता होगा, ये जो दिशाएं होती हैं, ये होता है एक्स दिशा, ये होती है वाई दिशा और ये होती है जेड दिशा। तो ध्यान रखो एक्स दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। कैप लगा है तो मतलब कैप लगाने का मतलब तुमको सिर्फ ये दिखाना है कि दिशा क्या है, ठीक है। और वाई कैप का मतलब क्या हो गया, जे कैप। वाई दिशा को क्या बोलते हैं, जे कैप, और जेड दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत क्षेत्र जो है वो है 200 आई कैप और 300 जे कैप, मतलब विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में भी है और वाई दिशा में भी है, मतलब आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, मतलब इधर भी विद्युत क्षेत्र है तुम्हारा और जे कैप में भी है, ऊपर भी है विद्युत क्षेत्र, कुछ विद्युत क्षेत्र ऊपर भी है, ठीक है। और जो तुम्हारा एरिया है, एरिया वेक्टर कितना है, जे कैप, मतलब एरिया अगर कुछ यहाँ पे कुछ एरिया रखा होगा इस तरह से, और उस एरिया का वेक्टर क्या है, एरिया सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, एरिया का जो सदिश है वो ऊपर ही ऊपर है। हमने बताया था एरिया कुछ भी हो तुम्हारा, ये है एरिया का सदिश, ठीक है। एरिया एस से दिखाते हैं, चलो हम लोग एस से दिखाते हैं, मेरी आदत पड़ी ए से दिखाने की। ये है एरिया का दिशा। तो बात समझ में आई, जो यहाँ पे ये सब झंझट लिखा है 200 आई कैप, 300 जे कैप और इतना, तो देखो ये सब कुछ डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ई ये भी है, ई जो है विद्युत क्षेत्र जो है एक्स दिशा में भी है और वाई दिशा में है। आई कैप को एक्स दिशा बोलते हैं और जे कैप को वाई दिशा बोलते हैं, ठीक है। और जेड कैप को के दिशा बोलते हैं। यहाँ पे वैसे के बारे में कुछ दिया नहीं है। और विद्युत जो एरिया दिया है वो एरिया का एरिया वेक्टर की दिशा क्या है, एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, वो ऊपर वाले जे कैप है, ठीक है ना। जे कैप मतलब वाई होता है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, अगर आपको तो कभी भी सवाल में डॉट वेक्टर, डॉट मल्टीप्लाई निकालना हो, डॉट मल्टीप्लाई मतलब डॉट वाला गुणनफल, तो आई कैप को आई कैप से आई डॉट आई कैप बराबर होता है 1, ठीक है। जे कैप बराबर क्या होता है 1, और के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है 1, ठीक है। लेकिन अगर हम एक तुमने आई कैप ले लिया और जे कैप ले लिया, या जे कैप डॉट के कैप ले लिया, या के कैप डॉट आई कैप ले लिया, तो इनका मान क्या होता है 0। अब क्या आप तुम लोग कहोगे ये सब क्या झंझटबाजी चल रही है, ये सब 11वीं क्लास की बातें हैं, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो आई कैप क्या होता है, कैप का मतलब जानते हो क्या होता है, हमने एक बार तुमको बताया था, कैप का मतलब होता है एकांक सदिश, इसका मान होता है 1। क्या होता है एकांक सदिश का मान 1, और ये सिर्फ क्या काम आता है, दिशा बताने के काम आता है। कौन, ये जो कैप लगे होते हैं ऊपर। तो ये 1 कैसे आया, देखो एक ले लेता हूँ मैं, जैसे आई कैप का मतलब क्या हो गया एक्स दिशा, तो आई कैप का मान तो 1 होता है। तुमको पता है आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हुआ, आई इंटू आई और कॉस थीटा, यही तो हुआ। अगर डॉट लगा होता है दो चीजों के बीच में तो डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, ठीक है। आई का मान भी तुमको पता है 1 होता है, और ये वाले आई का मान भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैप लगे होते हैं इसका मतलब ये होता है ये एकांक सदिश है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका काम सिर्फ दिशा दिखाना होता है। अब देखो आई क्या है एक्स दिशा और एक्स दिशा के बीच में एंगल कितना है, अरे ये भी एक्स दिशा है और ये भी एक्स दिशा है, दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं है, 0 है, तो कॉस 0 हो गया। तो कॉस 0 का मतलब 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ गया। इसी तरह जे कैप भी होगा, इसी तरह के कैप भी होगा। एक आई कैप ले लिया और तुमने और एक जे कैप ले लिया, मान लो एक आई कैप ले लिया और एक जे कैप ले लिया, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, आई इंटू जे इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब कॉस थीटा देखो, आई कैप कहाँ है एक्स दिशा में और जे कैप कहाँ है वाई दिशा में, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो कॉस 90 हो गया। तो इसीलिए वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 को मल्टीप्लाई कहीं भी करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए दो दिशाएं जो लंबवत हैं, आई कैप जे कैप के बीच में भी एंगल 90 है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 0 आएगा। जे कैप मतलब ये वाली दिशा और के कैप इनके बीच में एंगल 90 है, तो इनकी भी वैल्यू 0। के कैप और आई कैप इनके बीच का भी एंगल 90 है, तो इनके बीच की वैल्यू, इनका मल्टीप्लाई भी 0 आएगा। अब तुमको निकालना है क्या, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स, और फ्लक्स की वैल्यू हमने क्या बताई थी, ई डॉट डी एस होती है, ई डॉट डी एस, ठीक है। डॉट वेक्टर के ही फॉर्म में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तुमको सदिश के रूप में दिया है। ई की वैल्यू तुमको कितनी दी है 200 आई कैप
प्लस 300 जे कैप। अब डॉट लगाना है, एरिया का कितना दिया है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ जे कैप। देखो मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे करेंगे। देखो पहले 200 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इधर तो एक ही नंबर है तो पहले मल्टीप्लाई किया 200 को किससे 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये आई कैप का मल्टीप्लाई किस में होगा जे कैप में, तो आई कैप मल्टीप्लाई डॉट जे कैप। फिर प्लस यहाँ पे 300 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻³ और ये जे कैप डॉट जे कैप। ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी पूरी, क्यों, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप का मतलब होता है जीरो, और जीरो को किसी में मल्टीप्लाई करो पूरा जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा 300 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ और जे कैप का मतलब तो क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, 1500 को क्या लिख सकते हैं 1.5 और ये 10⁻³ है और ये 10⁻³ गायब हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया 1.5 वोल्ट मीटर आ गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो 1.5 आंसर आ गया तुम्हारा। अब सीधे सीधे देखो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, देखो जे जब यहाँ पे सिर्फ अकेला जे कैप वाला है तो जे कैप वाला को सिर्फ जे ही कैप से मल्टीप्लाई करो, सीधे सीधे इतना कर लो, ये करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तुमको पता है आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सदिश को किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट वेक्टर और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये 11th क्लास का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी आ सकता है ये वाले फॉर्मूलों में, फ्लक्स वाले फॉर्मूलों में, इसलिए हमने तुमको बता दिया, ये सवाल आ भी चुके हैं तुम्हारे बोर्ड में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं गॉस का नियम क्या होता है। देखो गॉस ने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है उसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% सवाल आते हैं इसमें से। सीधे सीधे स्टेटमेंट में पूछ लेगा 2 नंबर में, बताइए गॉस की थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट बताइए। तो बता दिया किसी भी अगर बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कैसे भी का हो, चाहे गोल गोल हो, चाहे तुम्हारा त्रिभुज वो चतुर्भुज हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता, गोल वो मतलब बंद चीज़ का मतलब जैसे घनाभ टाइप की चीज़ 3D चीज़ें बंद होती हैं, चाहे एक बंद गोला हो तुम्हारे पास में, चाहे एक तुम्हारा बंद क्या हो सिलेंडर हो, चाहे तुम्हारे पास में बंद घन हो, चाहे बंद घनाभ हो, कुछ भी हो जो बंद हो, जैसे मान लिया कोई भी शेप हो सकता है, उल्टा सीधा भी शेप ऐसे भी ले सकते हो शेप। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मान लो तुम्हारे पास में 4-5 आवेश हैं, मान लिया एक Q1 है और ये Q2 है, Q3 है, ये सब अंदर होने चाहिए। अगर मान लो एक आवेश बाहर भी है Q4 है, तो तुमसे पूछा जाएगा इससे गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। मान लिया एरिया भी कुछ ना कुछ यहाँ पे वो होगा ना, वैद्युत क्षेत्र होगा तभी तो फ्लक्स होगा, तो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, तो मान लिया एरिया वेक्टर इसका ऐसे है ds है। ठीक है, बीच में एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से तुमसे पूछा गया इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फाई बराबर तुमको पता है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इसके अनुसार गॉस के नियम के अनुसार इसके अंदर मौजूद कुल आवेश मतलब क्यू इन का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला कुल आवेश हो सकता है इसमें ये 5 कूलाम भी आगे बताता हूँ, और अपॉन में ये किसका मल्टीप्लाई होगा 1/ε0 गुना होगा, तो इसका मतलब जो फाई बराबर होगा क्यू इन अपॉन ε0, ध्यान रखना क्या होगा क्यू इन अपॉन में ε0। क्यू इन का मतलब अगर मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, तो क्यू इन टोटल क्या हो गया तुम्हारा फाई बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में ε0, ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स, कुल फ्लक्स। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, जो भी इस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश है उसका जोड़ लो, उसको अपॉन में ε0 कर दो। अब यहाँ पे हमने Q4 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही में यही लिखा है, इसके स्टेटमेंट में ही यही है गॉस थ्योरम के कि बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद जो आवेश होगा सिर्फ उसी को टोटल लिखोगे अपॉन में ε0, ये होगा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब एक फ्लक्स का तुम फॉर्मूला और भी पढ़ चुके हो, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया फ्लक्स का, एक तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ये पढ़ चुके हो तुम फॉर्मूला, पहले बता चुके हैं हम लोग, या EDS जिसको बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे गोला किस लिए लगा है, गोला इसलिए लगा है क्योंकि पृष्ठ तुम देखोगे तुम कि पृष्ठ जो है लगा होगा, तो जब किसी पृष्ठ का जो हम लोग जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें यहाँ पे क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, या यहाँ पे S लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ही है सिंपल नॉर्मल सा। और एक फॉर्मूला तुमने ये देख लिया अभी फ्लक्स का, क्या क्यू इन अपॉन में ε0, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया तुम्हारा किसका, फ्लक्स का।
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर मौजूद कुल आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, कि इसका आकार क्या है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर कोई फ्लक्स देखोगे तो कितना आ रहा है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसके अंदर क्या आवेश है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं देख रहा है कि इसका एरिया क्या है, कहीं आ रहा है फ्लक्स में एरिया वेरिया इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, गॉस के नियम के हिसाब से। तो गॉस का नियम इस पर डिपेंड नहीं करता है कि गॉस जो तुम्हारा बंद पृष्ठ है वो किस तरह का है, गोल है कैसा है। गोल पृष्ठ के अंदर अगर एक आवेश रखा है और वही आवेश जो है तुम्हारा चौक उसके घनाभ के अंदर रखा है और वही आवेश घन के अंदर रखा है, तो हर बार गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो तुम्हारे एरिया पे कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके आकार पर कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वो तो डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर मौजूद कुल आवेश कितना है और एप्सिलॉन नॉट। या हवा में ही रखा होगा तो इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर कोई बंद पृष्ठ हवा में रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर मौजूद कुल आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके गॉस के नियम के कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो इधर मैं लिखा देता हूँ, इधर मिटा के, जब तक इधर वाला नोट कर लीजिए स्टेटमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गॉस के नियम के लिए समझ सकते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। गॉस का नियम देखो पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, बता ही चुका हूं मैं। गॉस का नियम देखो हर आकृति के लिए तुम यूज कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, आकृति अगर सममित आकृति का मतलब ऐसी आकृति जो क्या हो, देखने में हर तरफ से बराबर बराबर हो, उसको बोलते हैं सममित आकृति। सममित आकृति के लिए तुम यूज कर सकते हो आसानी से, लेकिन असममित आकृतियों के लिए तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। कैसे, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे तो देखो टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कहाँ से कोई शेप ही नहीं पता चल रहा है इसका क्या है, तो इसका तुम जो है इंटीग्रेशन कैसे करोगे। बाकी अगर सिंपल से तुमको निकालना है, अंदर आवेश दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना हुआ तो इन आकृतियों के लिए नहीं लगा पाओगे, और ये गोले के लिए लगा लोगे आसानी से, इसके लिए आसानी से लगा लोगे, बेलन के लिए आसानी से लगा लोगे। तो गॉस का नियम लगा तो हर आकृति के लिए सकते हो, लेकिन सममित आकृतियों के लिए ही तुम उसको यूज करना तुम्हारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। और तीसरा तो यहाँ पे बताया हमने, आकार पर निर्भर नहीं करता है। गोला है, गोले के अंदर क्यू आवेश है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्यू आवेश है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आकार ही नहीं पता चल रहा है क्या है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर आवेश क्यू है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तो अंदर आवेश कोई नहीं रखा है, बाहर रखा है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो। हमने बताया था गॉस के नियम ने, गॉस ने यही कहा था कि अंदर आवेश रखा होगा बंद पृष्ठ के, तभी उससे गुजरने वाला फ्लक्स तुम बता पाओगे। इसके बारे में और भी है गॉस के नियम के बारे में, तो इससे अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के और थोड़े पॉइंट्स और अलग अलग शेप लेंगे, फिर हम उससे बताएंगे कि उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या क्या है। वो गॉस का नियम ही एक तरह से, और डिटेल में थोड़ा। और उसके बाद हम लोग गॉस का नियम तो को इंपॉर्टेंट है, लेकिन गॉस का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम गॉस के नियम का इस्तेमाल करके ना डेरिवेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तुमने भी एक फॉर्मूला बताया था ना, पढ़ा है ना, कि बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका इस्तेमाल करके तुम गॉस का नियम का इस्तेमाल करके तुम उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। फिर अगर कोई तुमको एक गोला दे दे, गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब खोखला गोला दे दे और उस पर आवेश बता दे कि इतना आवेश है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो गॉस का नियम का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। एक लंबा तार हो, तार के ऊपर तुम आवेश बिछा दो और तुमसे कहा जाए तार से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो उसका गॉस का नियम का इस्तेमाल करके उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हो। ठीक है। और अगर कोई ठोस गोला है, तुम्हारे सिलेबस में ठोस गोला तो है नहीं वैसे, लेकिन ये समझ लो तीन चीजें होती हैं। एक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस का नियम का इस्तेमाल करके, एक जो बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस का नियम का इस्तेमाल करके, एक चादर की वजह से, चादर है अनंत लंबाई की चादर है, उस पर आवेश फैला हुआ है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस का नियम का इस्तेमाल करके। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड में एक ना एक जरूर आता है कि गॉस का नियम का बताइए क्या होता है, तो स्टेटमेंट बता दोगे, ये सब बता दोगे, थोड़ा बहुत लिख दोगे। उसके बाद में तुम मुझसे पूछेगा और आगे डिटेल में कि गॉस का नियम का इस्तेमाल करके इसका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। चाहे तार दे दे, चाहे तुमको जो चादर दे दे, और चाहे तुमको एक खोखला गोला दे दे। ठीक है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग समझ लीजिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना डिटेल में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो सिर्फ क्या करता, क्वेश्चन पढ़ा देता जो पिछले साल आए हुए हैं, आप लोग को समझ में आता है ना आता, लेकिन डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको हक बनता है, आपका भी मेरा भी हक बनता है कि आप लोग क्या करें, वो जो सफेद वाला बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबा दें, तोड़ दें, कुछ भी करें, लेकिन सफेद वाला बटन क्या करना चाहिए, जरूर दबना चाहिए। और साथ में 4-5 लोग को शेयर तो जरूर करना है, आपके जानने वाले जो क्लास 12th में हो, 11th वालों को भी कर सकते हैं, 10th वालों को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का मटेरियल मौजूद है। तो इतना आप लोगों को ना पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा जितना मैं आप लोगों को डिटेल में और क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब वाला, शेयर वाला, जितने भी हर तरह के बटन है, सब बटन दबा दीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।